Hi, welcome you all to the next session of Advanced Accounting. In this session, we will be dealing with the provisions or important rules regarding the concerned कंटेंट आइटम इन द बैलेंस शीट. हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से डील करना होता है वाइल वी आर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड वी नीड टू नो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ फाइनल अकाउंट of cooperative society before we prepare any फाइनल अकाउंट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी. हम जब कोऑपरेटिव सोसाइटी का फाइनल अकाउंट बनाते हैं या बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो हमें कुछ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस एज पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट पता होनी चाहिए, जैसे कि रिजर्व फंड, डिविडेंड के बारे में क्या है, राइट ऑफ बैड डेट्स के बारे में एडजस्टमेंट क्या है, शेयर कैपिटल के बारे में क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स के बारे में क्या है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड्स की इम्पॉर्टेंट और लीगल टर्म क्या है, कैसे डील करना है, उसको ट्रीटमेंट्स क्या देने हैं, यह हमें पता होना चाहिए एज पर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट 1960. तो टुडे वी विल बी डीलिंग विद द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स एज वेल एज इसी को हम बोलते हैं प्रोविजंस या फिर लॉज रिलेटिंग टू सर्टन आइटम्स इन द बैलेंस शीट. एम आई क्लियर टू इट? ओके, चलो विल मूव फर्दर with the explanation part of it. Then we will start with the solution, that is the first problem. Clear to it? Okay. Textbook page number 4.10. ठीक है. First one is important provisions or laws as regards to certain items with respect to balance sheet. Am I clear? Okay. First one is reserve fund. Reserve fund under section 65(2) provides that a society may appropriate its net profit to the reserve fund or any other fund for payment of dividend to its members on their shares. इसका मतलब क्या है? सेक्शन 65 ऑफ सबसेक्शन 2 ने क्या बताया है कि एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपना नेट प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज रिजर्व फंड को या एनी अदर फंड को देना चाहिए, क्योंकि हमें शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट डिविडेंड पे करना होता है. It further provides that as a part of the profit shall be appropriated except with the approval of the central government. और हम जब भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 96 every society has to carry at least 1/4 of the net profit of the ऑफ ईच ईयर टू इट्स जनरल रिजर्व. मतलब क्या बताया है? नेट प्रॉफिट का 1/4 प्रॉफिट उसके रिजर्व फंड को ट्रांसफ़र करना है. द रिजर्व फंड इज सो क्रिएटेड कैन बी यूज फॉर द सोसाइटी फॉर. रिजर्व फंड जो क्रिएट होता है जहाँ से प्रॉफिट का 1/4 शेयर रिजर्व फंड को चले जाता है, वो किस लिए यूज़ होता है वो भी हमें इधर रूल्स एंड रेगुलेशंस में दिए हैं. फर्स्ट वन यूज़ होता है बिजनेस ऑफ द सोसाइटी के लिए, वो सोसाइटी के बिजनेस के लिए होता है. इन्वेस्ट एज अ प्रोवाइडेड इन्वेस्टेड एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 70. सेक्शन 70 में जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट बोला है हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये पैसा, क्योंकि ये प्रॉफिट का पैसा है जो हमने ट्रांसफ़र किया है रिजर्व फंड को, और ये पैसा हम लोगों को शेयर होल्डर्स के डिविडेंड पे करने के लिए हो सकता है, या फिर जो भी सेक्शन 70 में बोला गया है वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं. ओके. बी यूज इन पार्ट फॉर सम पब्लिक पर्पस विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. पब्लिक पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट से होना बहुत ज़रूरी है. फॉर सम सच पर्पस ऑफ द स्टेट और लोकल इंटरेस्ट. और वो पैसा लोकल इंटरेस्ट के लिए या स्टेट के भलाई के लिए अगर कुछ काम हो रहा है तो उसमें भी यूज़ किया जा सकता है. ठीक है. रिजर्व फंड कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड और बोनस. रिजर्व फंड not used in the business of the society shall be invested or deposited in prescribed subject टू द रूल्स. इसमें क्या बताया है कि जो भी हम लोग 1/4 शेयर ऑफ नेट प्रॉफिट निकाल कर रिजर्व फंड को ट्रांसफ़र करते हैं, वो प्रॉफिट हम डिविडेंड या बोनस डिक्लेयर करने के लिए कभी भी नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम वो अमाउंट एक तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज़ करेंगे या फिर बिज़नेस को बढ़ाने के लिए यूज़ करेंगे,
और या फिर कोई भी सोशल या पब्लिक इंटरेस्ट के कामों में यूज़ करेंगे, या फिर सेक्शन 70 में जैसा बोला गया है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमें शेयर होल्डर्स का डिविडेंड या बोनस डिक्लेयर करना है तो हम लोग रिजर्व फंड का अमाउंट से कभी भी उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पर बताया है अंडर द एक्ट महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1960। सेकेंड वन क्या है, एजुकेशन फंड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 66, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 and section 68, every society is required to contribute annually towards the education fund of the state federal society. Such a contribution is to be made at prescribed should be made at a प्रिस्क्राइब्ड रेट। क्या बताया है कि एवरी सोसाइटी ने अपना प्रॉफिट का सर्टन परसेंटेज एजुकेशन फंड को ट्रांसफ़र करना है, जिसको बोलते हैं स्टेट फेडरल एजुकेशन फंड को, और वो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट में। वो बोला गया है कितना रेट पर हमको ट्रांसफ़र करना है। प्रेजेंटली अ प्राइमरी कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी हैज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट 2 पैसा पर 100 रुपीज़ ऑफ द वर्किंग कैपिटल। मतलब अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइमरी कोऑपरेटिव वर्किंग सोसाइटी है, तो उसको 2 पैसा 100 रुपीज़ पर ट्रांसफ़र करना है वर्किंग कैपिटल के। एंड सब्जेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ 1000 फॉर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, these rules are these rules are 100 in case of those society who have suffered losses in the last year, and for the credit cooperative society which have earned profit, contribute 10 contribution is 10 percentage of their working capital subjected to the maintenance of 500। जो बड़े कोऑपरेटिव या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको 10% बोला हुआ है अपना वर्किंग कैपिटल का ट्रांसफ़र करने के लिए एजुकेशन फंड में। नेक्स्ट वी हैव इज बोनस equalization fund. A cooperative society may create a bonus equalization fund out of the net profit for the payment of the bonus to pension other than its paid employees who are not in the members। इसमें क्या बताया है, बोनस इक्वलाइजेशन फंड का मतलब क्या है कि अपने प्रॉफिट का सर्टन परसेंटेज बोनस इक्वलाइजेशन फंड को ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के बोनसेस पे करने के लिए। और ये एम्प्लॉयज़ कौन है, जो करंटली वर्किंग एम्प्लॉयज़ नहीं है, जो एक्स एम्प्लॉयज़ रह चुके हैं कंपनी के, उस एम्प्लॉयज़ का पेमेंट करने के लिए ये फंड क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज गारंटी फंड। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी में raise debenture capital or loan capital which is guaranteed by the state government. Therefore, a society may require to contribute a portion of its profit towards guaranteed fund। अब guaranteed fund क्या होता है, देखो जब भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, या क्रेडिट कोऑपरेटिव हो या फिर कंज्यूमर कोऑपरेटिव हो, वो कुछ डिबेंचर्स लेती है, रेज करती है या फिर बॉन्ड्स रेज करती है, और जब भी कोई ये बॉन्ड्स गारंटीड होते हैं तो इस गारंटीड बॉन्ड्स के लिए एवरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक फंड बनाना पड़ता है, जिसको अपन बोलते हैं गारंटी फंड, और ये गारंटी इज़ गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देयरफॉर इस गारंटी फंड को ट्रांसफ़र एवरी ईयर का सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर हमें प्रॉब्लम में दिया है कितना ट्रांसफ़र करना है, तो ही ऐसे फंड्स को हमें अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, वरना हमें इसके बारे में सोचना नहीं है। बट वाई आई एम टेलिंग यू दिस कंसेप्ट, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन फंड क्या होता है, गारंटेड फंड क्या होता है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्या होता है, देन बोनस इक्वलाइजेशन फंड क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। सो आई एम टेलिंग यू ऑल। नेक्स्ट वन इज डिविडेंड। According to section 67 of the act, so no society can pay dividend to its members at a rate exceeding 12% on the paid up capital। 12% से ज़्यादा कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को डिविडेंड नहीं पे कर सकती है। मैक्सिमम 12% और मिनिमम जितना बोला गया है उतना, पेवर एक्सेप्ट विद द प्रायर सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अगर हमें ज़्यादा पे करना है तो उसका हमें स्टेट गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। नो डिविडेंड शैल बी पेड बाय अ सोसाइटी हु शेयर्स एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट द प्रीवियस
सैंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार, मतलब कि अगर जिसके अनलिमिटेड लाइबिलिटी है और जिसके शेयर्स है अनलिमिटेड, तो उसे वैसे कंपनी को या वैसे सोसाइटी को रजिस्ट्रार का सैंक्शन लेना ज़रूरी है बिफोर पेइंग द डिविडेंड। नो डिविडेंड और रिबेट शैल बी पेड बाय एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी अनलेस सच डिविडेंड और रिबेट इज रिकमेंडेड बाय मैनेजिंग कमेटी एंड अप्रूवल इन द जनरल मीटिंग। मतलब कोई भी कंपनी डिविडेंड हम कोई भी शेयर होल्डर्स को हम डिविडेंड नहीं पे करेंगे ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर वहाँ पर अप्रूवल ऑफ मैनेजिंग कमेटी और अप्रूवल ऑफ जनरल मीटिंग का रिक्वायरमेंट है तो। एंड याद रखना है कि 12% से ज़्यादा हम परसेंटेज ऑफ शेयर डिविडेंड कभी भी नहीं देते हैं। जब भी देना होगा तो हमें स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। This fund is created in order to enable the society to pay dividend at a certain rate every year. A cooperative society may credit a sum not exceeding 2% of the paid up capital in any year until the total fund amount is 9% of the paid up capital। अब इसमें क्या बताया है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड मीन्स वो फंड जहाँ पर कंपनी हमेशा अपना सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफ़र करती है। क्यों? क्योंकि इन केस कभी कोई ईयर में कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता है और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना होता है, तो ये अमाउंट से डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड से उन्हें डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्रेडिट a sum not exceeding 2% of the paid up capital। और डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में 2% ऑफ पेड अप कैपिटल ही ट्रांसफ़र हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। उससे कम ट्रांसफ़र किया तो नो प्रॉब्लम, बट एवरी ईयर 2% ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है अंटिल द टोटल फंड अमाउंट इज़ 9% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल। जब वो भी कब कर सकते हैं, जब तक कि हमारा फंडिंग अमाउंट 9% ऑफ पेड अप कैपिटल नहीं आता है। अगर 9% ऑफ पेड अप कैपिटल आता है तो उसका 2% हम हमारा डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। Clear? Okay. The law prescribe that dividend is to be paid only from net profit of that year or from the dividend equalization fund। और प्रिस्क्राइब्ड रूल कहता है कि हमें डिविडेंड सिर्फ करंट ईयर के प्रॉफिट से पे करना है या फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड से पे करना है, बट नॉट प्रीवियस ईयर, नॉट प्रीसीडिंग ईयर, और वो भी नेट प्रॉफिट से। देयरफॉर व्हेन द प्रॉफिट्स आर नॉट adequate in a particular year then the fund can be utilized for payment of dividend at a certain rate। और इसीलिए जब भी प्रॉफिट प्रॉपर नहीं होता है कुछ पर्टिकुलर ईयर का, तो हमें उस वक्त ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। अभी नाउ व्हाट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, दिस वी नीड टू नो। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड सेक्शन 70 प्रोवाइड दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन इन्वेस्ट और डिपॉजिट दिस फंड इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन 70 बोलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने अमाउंट और या फिर डिपॉजिट या फिर फंड्स कहीं और डिपॉजिट कर सकती है। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट या इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इन एनी ऑफ द सिक्योरिटीज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट, या फिर ऐसी कोई भी सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है जिसका सेक्शन 20 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंडर है, स्पेसिफाइड किया गया है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सिक्योरिटीज़ और एनी अदर रजिस्टर्ड सोसाइटी विथ लिमिटेड लाइबिलिटी, और ऐसे कोई भी सोसाइटी के सिक्योरिटीज़ में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। नेक्स्ट, एनी अदर कोऑपरेटिव बैंक और फंडिंग कंपनी अप्रूव्ड फॉर द पर्पस बाय द रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार का अप्रूव्ड हुई कोई भी बैंक या फिर कोई भी होल्डिंग कंपनी, उसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। या फिर एनी अदर मोड परमिटेड बाय द रूल्स और स्पेशल ऑर्डर बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से जो भी जिसको भी परमिशन मिला है, रूल्स मिले हैं बैंक्स को या फिर एनी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, वैसे बैंक्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी इन्वेस्टमेंट कर सकती है मगर सिर्फ वही चीज़ों में जो भी सेक्शन 70 में बोला गया है। क्लियर? ओके। देन शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड।
there may be some share prescribed by the government which can be redeemed after a specific period of time. शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड का मतलब है कि कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो रिडीम किए जाते हैं आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो कंपनी को ऐसे शेयर्स के लिए एक अलग फंड बनाना पड़ता है क्योंकि उनका वक्त आने के बाद उनको उनका अमाउंट रिपे किया जा सके। तो ऐसे शेयर्स को रिडीम करने के लिए कंपनी एक फंड क्रिएट करती है एंड सर्टन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर ऐसे फंड में ट्रांसफ़र करती है, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड रिडम्पशन शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड। देन वी हैव राइट ऑफ बैड डेट्स अंडर रूल 49 प्रोवाइड दैट ऑल लोन्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड रिकवरी चार्जेस विच आर फाउंड irrecoverable and are omitted as bad debts by the auditors can be written off against the reserves for bad debts and the balance of bad debts will be debited to the profit and loss account। इसमें क्या बताया हुआ है, अगर हमारा कोई भी बैड डेट्स होता है या फिर रिटर्न ऑफ्स होते हैं तो उसको हम लोग बैड डेट्स रिजर्व में रिटर्न ऑफ कर सकते हैं या फिर वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में उसको शोकेश कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट व्हाट इट हैज सेड अगेंस्ट द बैड डेट्स ऑफ द बैलेंस शीट ओके एंड द प्रॉफिट एंड लॉस एंड मे बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द रिजर्व फंड एनी डेट्स कंसिडर्ड बैड शैल बी इफ अप्रूव्ड बाय द रजिस्टर्ड बी रिटर्न ऑफ इन द जनरल मीटिंग। और ऐसे भी बैड डेट जिसको हम बैड डेट्स कंसिडर कर लेते हैं और जिसको रिटर्न ऑफ करना है तो उसको हमें जनरल मीटिंग में रिटर्न ऑफ करना होगा। क्लियर? what we learned फर्स्ट दैट इज़ रिजर्व फंड। रिजर्व फंड में क्या होता है, 1/4 अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ एवरी ईयर हैज़ टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड। नेक्स्ट में हमने उसमें क्या पढ़ा है कि रिजर्व फंड में कंपनी किधर कहीं पर भी उस अमाउंट से कोई भी चीज़ नहीं कर सकती, बस इन्वेस्टमेंट कर सकती है, वो भी जिस सेक्शन 70 में हमें जो जो इन्वेस्टमेंट बोले हैं हम उसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉट एनी अदर इन्वेस्टमेंट। फिर वो अमाउंट हम ना डिविडेंड पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं ना बोनसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो सिर्फ अमाउंट हम कंपनी के बिजनेसेस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट्स के लिए कर सकते हैं जो भी हमें सेक्शन 70 में बोला गया है। नेक्स्ट वन है एजुकेशन फ़ंड। एजुकेशन फ़ंड का मतलब है कि हमारे सोसाइटी के एजुकेशन के लिए या उनके मेंबर के एजुकेशन के उनके किड्स के एजुकेशंस के लिए मेंबर के किड्स के एजुकेशंस के लिए भी सोसाइटी कुछ अमाउंट बाजू में निकाल कर रखती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एजुकेशन रिजर्व। देन वी हैव शेयर इक्वलाइजेशन बोनस इक्वलाइजेशन रिजर्व। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं जो अभी मेंबर्स नहीं है, जो एक्स मेंबर्स हो चुके हैं, उनको बोनसेस देने के लिए भी कंपनी रिजर्व बनाकर रखती है जिसको बोनस इक्वलाइजेशन रिजर्व फंड बोलते हैं। Then we have guaranteed fund. Guaranteed fund means that funds wherein the company issues guaranteed शेयर्स दैट इज़ गारंटीड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो उनके गारंटी के लिए कंपनी ऐसे फंड्स में अमाउंट डालती है। देन द डिविडेंड, द डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, देन इन्वेस्टमेंट फंड, देन शेयर कैपिटल रिडम्पशन फंड, देन राइटिंग ऑफ बैड डेट्स। Clear to it? This was all important concepts which I felt like you need to know what are these all funds all about. ये बेसिक concepts थे and tomorrow we will be dealing with the first problem which is on page number 4.12, that is first illustration. We will be dealing with that illustration tomorrow and we will be solving it with a proper specific format as laid down by Maharashtra Cooperative Societies Act 1960 supporting rule 1961। फॉर्म एन का ए पार्ट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एंड बी पार्ट है जो बैलेंस शीट है। हम वही फॉर्मेट में कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। एम आई क्लियर टू इट? ओके, चलो, थैंक यू ऑल। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज प्लीज़ पिन मी अप on my email ID given to you by the college. Thank you all. Bye bye. See you.